अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आपकी सैलरी नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल करती है तो क्या आप मानेंगे? नहीं। एक इंसान 50,000 महीने कमाकर भी फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है और दूसरा इंसान 5 लाख महीने कमाकर भी हमेशा पैसे की कमी महसूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। पैसा इमोशंस, हैबिट्स, फियर, ईगो और ह्यूमन बिहेवियर का गेम है। और आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसेल की फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसमें बताया गया है कि पैसे के मामले में इंटेलिजेंट होना और पैसे के मामले में इमोशनली इंटेलिजेंट होना दोनों अलग चीज़ें हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आएगा कि आप ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद फाइनेंशियली सक्सेसफुल क्यों नहीं बन सकते, क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी वेल्थ बना लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, वेल्थ बनाने के लिए आपको सिर्फ मनी की ही नहीं, सही साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ आपके पास आए नहीं बल्कि आपके पास टिके भी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैप्टर 1, लेखक बताते हैं कि नो वंस क्रेजी, यानी कि बुक का पहला बड़ा लेसन है नो वंस क्रेजी। आपको किसी दूसरे इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन इरेशनल लग सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी अपनी स्टोरी होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति का सारा पैसा बैंक में रखना चाहता है। आप कहेंगे इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करता, लेकिन हो सकता है उसके पेरेंट्स ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हो या उसने अपने आसपास लोगों को पैसा खोते हुए देखा हो, इसीलिए उसके लिए बैंक में पैसा रखना सिक्योरिटी है। वही कोई दूसरा व्यक्ति रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाता है। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट को कई साल तक ऊपर जाते देखा है। दोनों को अपना डिसीजन सही लगता है। क्यों? क्योंकि हम मनी को मैथमेटिक्स से नहीं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी का फाइनेंशियल डिसीजन बेवकूफ़ी लगे तो एक बार रुकिए और सोचिए, क्या मैं उसकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी जानती हूँ? शायद नहीं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके पेरेंट्स शायद कहते रहते हो पैसे बचा कर रखो, लेकिन आज की जनरेशन कहती है इन्वेस्ट करो, रिस्क लो। दोनों ज़रूर नहीं कि गलत हो। उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस और उनकी फाइनेंशियल रियलिटीज़ अलग हो सकते हैं। इसीलिए मनी के मामले में दूसरों को कॉपी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री और अपनी सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चैप्टर, लक एंड रिस्क। लेखक बताते हैं हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं उन्होंने सही डिसीजन लिया होगा इसलिए आज सक्सेसफुल है, लेकिन हर सक्सेस में सिर्फ स्किल नहीं होती, उसमें थोड़ा सा हम लक भी मान सकते हैं। और हर फेलियर में सिर्फ स्टूपिडिटी नहीं होती, उनमें बैड लक भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 2 लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, एक सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा फेल। क्या इसका मतलब पहला व्यक्ति हमेशा स्मार्टर था? जरूरी नहीं। उनका टाइमिंग, मार्केट कंडीशंस, अपॉर्चुनिटीज और सर्कमस्टेंसेस भी बहुत मैटर करते हैं। और यही बात हमें हम्बल बनाती है, क्योंकि अगर आपकी सक्सेस में थोड़ा लक शामिल है तो आपको एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और अगर आपकी लाइफ में फेलियर आया है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इनकैपेबल हैं। चैप्टर 3, नेवर इनफ। ये शायद पूरी बुक का सबसे पावरफुल लेसन है। नेवर इनफ। कितना पैसा इनफ है? 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास इनफ की कोई डेफिनेशन नहीं है तो कोई भी अमाउंट आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। एक इंसान 1 लाख चाहता है,
फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, और फिर भी मन कहता है थोड़ा और। लेकिन एक पॉइंट के बाद मोर मनी आपकी लाइफ को बेटर नहीं बना रहा होता, सिर्फ आपका टारगेट बड़ा कर रहा होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लिए इनफ क्या है, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री फील नहीं कर पाएंगे। मनी कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तय करना उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कब मुझे क्या कहना है, कब मुझे कहना है अब बस इतना इनफ है। चैप्टर 4, कंफ्यूजन ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन से जुड़ी एक फेमस लाइन है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बुक का लेसन ये है कि कंपाउंडिंग को समझने के लिए सिर्फ रिटर्न नहीं, टाइम समझना जरूरी है। मान लीजिए आप छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, पहले कुछ साल ग्रोथ बोरिंग लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका पैसा सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर नहीं, उसके प्रीवियस रिटर्न पर भी ग्रो करने लगता है। यही कंपाउंडिंग है। और शायद यही रीज़न है कि लोग वेल्थ बिल्डिंग में इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत में रिजल्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन वेल्थ का सीक्रेट अक्सर स्पीड नहीं, टाइम होता है। आपको हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न चेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है गुड रिटर्न्स प्लस लंबा टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। अब हम आते हैं चैप्टर 5 की ओर, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अब आता है एक बेहद इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी एक अलग स्किल्स है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बचाकर रखना दूसरी स्किल है। कोई एक व्यक्ति अग्रेसिव रिस्क लेकर बहुत पैसा बना सकता है, लेकिन अगर वे बार बार मैक्सिमम रिस्क लेता रहा तो एक दिन सब कुछ खो भी सकता है। वेल्थ बनाने के लिए आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए, लेकिन वेल्थ बचाने के लिए पैरानोया और कॉशन भी चाहिए। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। इन्वेस्टिंग और बिजनेस में कुछ आउटकम्स बाकी सभी आउटकम्स से बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ा रिटर्न दे सकते हैं और बाकी कई इन्वेस्टमेंट एवरेज भी हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बिग विनर्स पूरी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बदल भी सकते हैं। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है। मान लो अगर आपने 10 इन्वेस्टमेंट किए और उनमें से 8 एवरेज रहे, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा विनर बन गया, तो वही एक डिसीजन आपकी ओवरऑल वेल्थ को ड्रामेटिकली चेंज भी कर सकता है। इसीलिए हर डिसीजन का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस आपको इतना करना है कि आप इतने मिस्टेक सर्वाइव कर सके कि जब बड़ा अपॉर्चुनिटी आए तब आप गेम में मौजूद रहे। चैप्टर 7 फ्रीडम बुक का एक सबसे ब्यूटीफुल आइडिया है, मनीज ग्रेटेस्ट वैल्यू इज द कंट्रोल इट गिव्स यू ओवर योर टाइम। बहुत लोग सोचते हैं वेल्थ का मतलब लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव हाउसेस और ब्रांडेड चीजें हैं, लेकिन असली वेल्थ शायद ये है कि आपके पास अपने समय पर कंट्रोल हो। आप कब काम करें, किसके साथ काम करें, किस काम को ना करें, किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ ले जाए, ये फ्रीडम सिर्फ मनी दे सकता है। शायद फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये है कि आपको क्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। मान लीजिए आप एक लग्जरी कार देखते हैं, आप सोचते हैं वाओ उस इंसान के पास कितनी वेल्थ होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। आप उसकी कार देख जरूर रहे हैं, उसका बैंक अकाउंट नहीं देखते। आप उसकी लाइफस्टाइल देख रहे हैं, लेकिन उसकी डेब्ट नहीं। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें देखकर हमारी चीज़ों से प्रभावित होंगे, लेकिन रियलिटी में जब आप एक्सपेंसिव कार खरीदते हैं, लोग सिर्फ कार को देखते हैं, जरूरी नहीं कि वे आपको एडमायर करें। इसीलिए कभी कभी हम वेल्थ बनाने के बजाय वेल्थ का इम्प्रेशन बनाने में पैसा खर्च कर देते हैं, और यही लाइफ की सबसे डेंजरस बात है। चैप्टर 9
वेल्थ इज द व्हाट यू डोंट सी। ये चैप्टर प्रीवियस लेसन को और भी पावरफुल बनाता है। वेल्थ वो नहीं जो दिखाई देता है। अगर किसी के पास 20 लाख की लग्जरी कार है तो हमें सिर्फ उसकी स्पेंडिंग दिखाई देती है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, ये हमें नहीं पता होता। रियल वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है, जैसे कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अनस्पेंट मनी। इसीलिए कहते हैं रिच दिखना और रिच होना दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। रिच दिखने के लिए स्पेंडिंग चाहिए, लेकिन रिच होने के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 यानी कि सेव मनी। अब सवाल है, अगर वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनती तो क्या बनाती है? आंसर है सेविंग। सेविंग की सबसे पावरफुल बात यह है कि इसका एग्जैक्ट पर्पस होना जरूरी नहीं। कभी कभी आपके पास पैसा सिर्फ इसलिए होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। आप नहीं जानते अगले साल क्या होगा आपके साथ, कौन सा अपॉर्चुनिटी आएगा और जाएगा, कौन सी इमरजेंसी आ सकती है, या आपकी प्रायोरिटीज कैसे बदलेगी। इसीलिए सेविंग सिर्फ फ्यूचर पर्पस के लिए नहीं होती, सेविंग फ्यूचर फ्रीडम के लिए भी होता है। चैप्टर 11 रीजनेबल। फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा मैथमेटिकली परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, उन्हें आपके लिए सस्टेनेबल होना चाहिए। मान लीजिए मैथमेटिकली कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ट है, लेकिन आप उसके वोलेटिलिटी की वजह से रात को सो नहीं पाते, तो क्या वो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है? शायद नहीं। बुक हमें बताती है रीजनेबल होना नेशनल होने से ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। इसीलिए आपका फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए जिसे आप 5 दिन नहीं 5 साल तक फॉलो कर सको। चैप्टर 12 सरप्राइज। हिस्ट्री हमें एक डेंजरस इल्यूजन देती है। हमें लगता है कि फ्यूचर भी पास्ट जैसा होगा, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में सरप्राइजेस हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी, नई क्राइसिस, नई इकोनॉमिक कंडीशंस, नई अपॉर्चुनिटीज। इसीलिए किसी भी प्रेडिक्शन को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानना रिस्की है। कहते हैं फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए फाइनेंशियल प्लान ऐसा बनाइए जो सिर्फ परफेक्ट सिनेरियो में नहीं, बैड सिनेरियो में भी सरवाइव कर सके। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। ये चैप्टर फाइनेंशियली प्लानिंग का एक बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेता है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लान तभी काम करता है जब सब कुछ एग्जैक्टली आपकी कैलकुलेशन के अनुसार हो, तो वह प्लान फजाइल है। अगर इनकम थोड़ी कम हो जाए, एक्सपेंस बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट रिटर्न कम हो जाए और मार्केट क्रैश हो जाए, अगर आपका प्लान फिर भी उस टाइम सरवाइव करता है तो आपके पास रूम फॉर एरर है। इसीलिए सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब फ्यूचर को परफेक्टली प्रेडिक्ट करना नहीं है। चैप्टर 14 यू विल चेंज। आज आप जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही चाहेंगे। आपकी प्रायोरिटीज़ बदलेगी, आपकी इनकम बदल सकती है, आपका फैमिली स्ट्रक्चर बदल सकता है, आपका करियर भी बदल सकता है, आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस भी बदल सकती है। इसीलिए अपने फ्यूचर सेल्फ को आज के गोल्स में परमानेंटली लॉक मत कीजिए। चैप्टर 15 नथिंग इज फ्री। हर फाइनेंशियल रिवॉर्ड की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो वोलेटिलिटी की कॉस्ट हो सकती है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए तो अनसर्टेनिटी की कॉस्ट होगी। अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो आज ज़्यादा सेविंग करनी होगी। प्रॉब्लम ये है कि हम रिवॉर्ड चाहते हैं, लेकिन उसकी प्राइस पे कोई नहीं चाहता। तो एक बात हमेशा याद रखना, वोलेटिलिटी कोई फाइन नहीं है, ये इन्वेस्टिंग की एडमिशन फी है। चैप्टर 16 यू एंड मी। ये चैप्टर हमें बताता है कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी अलग है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एज, इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गोल्स
और रिस्क टॉलरेंस अलग है। इसीलिए आपका फाइनेंशियल प्लान इंस्टाग्राम पर अच्छा दिखने के लिए नहीं, आपकी रियल लाइफ में काम करने के लिए होना चाहिए। चैप्टर 17, द डिडक्शन ऑफ पैसिविज्म। क्या आप जानते हैं नेगेटिव फाइनेंशियल न्यूज़ बहुत अट्रैक्टिव होती है, जैसे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, इकोनॉमी खत्म होने वाली है। ऐसी हेडलाइंस हमारी अटेंशन तुरंत पकड़ लेती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली डेंजर को ज़्यादा नोटिस करता है। लेकिन हिस्ट्री हमें यह भी दिखाती है कि प्रोग्रेस अक्सर धीरे धीरे होती है और इसलिए दिखाई कम देती है। इसलिए हर बैड न्यूज़ को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन हर बैड न्यूज़ को फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी मत समझिए। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। जब हम किसी चीज को डेस्परेटली बिलीव करना चाहते हैं तो हम ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ लेते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करे। मनी में भी ऐसा ही होता है। अगर हमें लगता है मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा तो हम सिर्फ बुलिश इंफॉर्मेशन देखते हैं, और अगर हमें लगता है मार्केट क्रैश होने वाला है तो हर छोटी गिरावट हमें प्रूफ लगती है। इसीलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, अपने बायसेस को भी पहचानना है। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। अब तक बुक के सारे लेसन्स एक जगह कनेक्ट होते हैं। मनी के मामले में सक्सेस का मतलब परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं है। आपको सेव करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, रीजनेबल रिस्क भी लेना है और अपने इमोशंस कंट्रोल भी करने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट गेम में बने रहना है, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग एक स्प्रिंट नहीं, लॉन्ग टर्म गेम है। चैप्टर 20, कन्फेशंस। अंत में ऑथर अपने फाइनेंशियल फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, और सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि पर्सनल फाइनेंस में कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी सिचुएशन के अनुसार अपना अप्रोच बनाना पड़ता है, और शायद यही पूरी बुक का कोर मैसेज है। मनी इज पर्सनल। जो आपके लिए सही है वही जरूरी नहीं कि किसी और के लिए भी सही हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको अगले 10 साल में फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कम इनकम, कम सेविंग, या मनी को लेकर आपकी साइकोलॉजी? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, समझने का भी सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं जहां हम बुक से सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि रियल लाइफ फाइनेंशियल लेसन्स भी निकालें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी बुक की साइकोलॉजी खोलेंगे जो शायद आपकी मनी और सक्सेस को देखने का नजरिया ही बदल दे। रिमेंबर, आपकी इनकम आपकी वेल्थ की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी तय करती है कि आप उस वेल्थ के साथ क्या करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।